क्वेश्चन था कि बिजनेस स्टार्टेड विद कैश में क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए। बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, इसका मतलब क्या है पहले तो ये समझो। बिजनेस स्टार्ट किया है कैश से, यानी मालिक पैसे लेकर आया है बिजनेस में। आपको पता है हमने अकाउंटिंग पर्पज से कहा है मालिक और उसका बिजनेस अलग अलग है। तो मालिक ने बिजनेस में पैसे दिए हैं, तो बिजनेस में दो चीजें बढ़ी हैं। एक तो मालिक का पैसा बढ़ गया और दूसरी तरफ कैश बढ़ गया आपके पास। ठीक है, ये दोनों चीजें बढ़ी हैं। अब आपको पता है कैपिटल जब बढ़ती है तो क्रेडिट होती है, और कैश यानी कि एसेट जब बढ़ता है तो डेबिट होता है। तो एंट्री क्या हो जाएगी, जर्नल एंट्री। जर्नल के फॉर्मेट में ही करके बताता हूँ। एंट्री देखो आपने हमेशा ऐसे करनी है। कई बच्चे ना एंट्री पर फोकस नहीं करते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा इसकी एंट्री क्या होगी। कैश अकाउंट, जो अकाउंट डेबिट होता है सबसे पहले लिखते हैं डेबिट वाले को, और यहाँ आगे लिखते हैं डेबिट। कितने से डेबिट हुआ है, मानो 50,000 रुपये लेकर आया। अमाउंट अमाउंट कॉलम, डेबिट अमाउंट कॉलम में लिख दिया। अब जो अकाउंट क्रेडिट हुआ है उसे थोड़ा आगे से शुरू करो, जैसे यहां से शुरू किया, टू कैपिटल अकाउंट। बस क्रेडिट नहीं लिखते, डेबिट वाले की आगे डेबिट लिखते थे बस। ठीक है, और इसका अमाउंट लिख दिया। उसके बाद क्या लिखा, नरेशन लिखा। नरेशन क्या लिख दिया, कैश ब्रॉट इन बाय ऑनर। मालिक बिजनेस में पैसे लेकर आया। बताइए नेहा, ये बात क्लियर है या नहीं है? कोई भी डाउट हो मन में तो पूछिए बेटा, क्योंकि जब तक पूछेंगे नहीं ना हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो फोकस मेरा इतना सा है, आप इस चैप्टर को बहुत ईमानदारी से करें, नहीं तो आगे दिक्कतें आएंगी। और कोई कारण नहीं है आपको धीरे चलाने का, आपसे बार बार ये बोलने का। बताओ किस किस को समझ नहीं आया ये? जिसको भी नहीं आया वो बताए मुझे कि क्या समझ नहीं आया। ठीक है, जो भी डाउट है पूछिए। इधर सुमित बेटा आ गया समझ में ये? नेहा आया समझ में बच्चे? यस सर। मुस्कान, मुस्कान आ गया समझ? ठीक है, तो आपने फॉर्मेट का भी ध्यान रखना है। एंट्री कर ली, बहुत अच्छी बात है आपने, साथ में फॉर्मेट का भी ध्यान रखें कि फॉर्मेट क्या होगा। ठीक है ना, अगर आप फॉर्मेट पे फोकस नहीं करेंगे। हेलो, हाँ बेटा, देखिए, तो ये वाली बात सभी को समझ में आ गई क्या, कि आपने डेबिट क्रेडिट तय करने के बाद फॉर्मेट पर भी बहुत अच्छे से ध्यान देना है। कई बच्चे फॉर्मेट को समझ ही नहीं पाते। जैसे मैं रफ में लिख देता हूं तो मैं रफ में भी इसी तरीके से लिख रहा होता हूँ, ये गैप में मेंटेन करता हूँ, पर आप गैप मेंटेन नहीं करते, कोई आगे पीछे कर देता है। ठीक है, कुछ दिक्कतें आ जाती हैं। कुछ बच्चों को अभी कैरेट डाउन और ब्रॉड डाउन का मतलब नहीं पता। आप लोगों ने अभी जर्नल किया है साथ में, तो हम उन चीजों को भी क्लियर करेंगे आप लोगों के साथ। ठीक है, कि उनका मतलब क्या है, कैरेट डाउन एंड ब्रॉड डाउन का। पहले तो ये बताओ, ये एंट्री सभी बच्चों को क्लियर है क्या? इतिश्री बेटा क्लियर है ये? इतिश्री, हर्षित, माही, बताइए बेटा। वेटिंग फॉर योर आंसर्स, आगे चलना है हमें। यस सर। ठीक है, और ये इतिश्री और हर्षित और माही का जवाब नहीं आया, इनको समझ में आ गई क्या ये एंट्री? यस सर। ठीक है, चलिए, माही और इतिश्री कहाँ हैं? यस। ठीक है, इतिश्री बेटा, पता नहीं उसको आवाज नहीं जा रही है हमारी, क्या दिक्कत है? चलिए अगली एंट्री देखें। अगला जो इतिश ना नेहा ने हमें भेजा था क्वेश्चन, उसमें अगली एंट्री क्या है? पहली तो हो गई, दूसरा परचेज्ड फर्नीचर
फॉर कैश 6,000, 6,000 में आपने फर्नीचर खरीदा। तो अगर आपने फर्नीचर खरीदा है और कैश में खरीदा है तो बताओ बिजनेस में क्या हुआ होगा। हमारे यहाँ पर हमें जब भी सोचना है तो देखना है हमारे व्यापार में क्या हुआ है। यानी आप ये सोचो आप मालिक हैं यहाँ पर, यानी आपका बिजनेस है ये। तो आपके बिजनेस में फर्नीचर यानी एक एसेट आ गया और पैसा चला गया, कैश गया फर्नीचर आ गया, दोनों ही एसेट हैं, दोनों ही एसेट हैं। जब एसेट बढ़ता है, नहीं घटता है तो क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। और जब एसेट बढ़ता है तो क्या करते हैं बेटा, डेबिट करते हैं। तो डेबिट क्या करना है और क्रेडिट क्या करना है, अगर समझ में आ जाए ये बात तो आइए देखें, यहां लिखें इसको जर्नल एंट्री में कैसे लिखेंगे। मन में कोई भी डाउट हो तो उसे पूछिए, ठीक है, पूछेंगे नहीं तो पीछे रह जाएंगे। क्लास 10 तक आप डरते थे पूछने के लिए, आप कहते थे हम पूछते हैं तो टीचर गुस्सा हो जाता है, ठीक है ना। यहां मैं कह रहा हूं बेटा पूछो, तो आप पूछते नहीं है, ठीक है। नुकसान ना करें आप अपना, ठीक है। अगर समझ नहीं आए तो जरूर पूछ लीजिएगा। कितना, 6,000 रुपए का फर्नीचर खरीदा। देखो आपने, देखो मेरी एंट्रीज में आपको सिमिलैरिटी मिलेगी। मैं डेबिट को हमेशा ऐसे ही लिखता हूँ, क्रेडिट वाली चीज को थोड़ा सा आगे ही शुरू करता हूँ, और डेबिट का अमाउंट डेबिट में और क्रेडिट का अमाउंट क्रेडिट में, हमेशा ऐसे ही मिलेगा, ठीक है। तो इन चीजों को ध्यान दो थोड़ा सा कि ऐसा यहीं पे क्यों लिखा जा रहा है, ठीक है। नरेशन क्या लिखोगे, फर्नीचर परचेज्ड फॉर कैश, नगद में फर्नीचर खरीद लिया जी, ठीक है। आई बात समझ में, आई है सभी को। नेहा बेटा आया ये समझ में। यस सर। तीसरा देखिए, कहता है रिसीव्ड कमीशन, 200 रुपए का कमीशन मिला आपको। एक बात बताओ, कमीशन कैसे मिला होगा। क्या आपके आपके बिजनेस में आपको कमीशन मिलता है तो कोई बोरी में भर के आपको फल सब्जी टमाटर तो दे के नहीं जाता। कमीशन कैसे मिलता है, पैसे में मिलता है ना। कमीशन मिलता है पैसे में, या तो आपके बैंक अकाउंट में जमा करा देगा कोई, आपको नगद दे देगा। इन्होंने बोला कैश में मिला है आपको कमीशन, तो कैश में मिला है कमीशन, तो आपको एक तो कैश आया आपके पास, और क्योंकि ये जो कैश आया इनकम है आपका, दो क्या चीजें प्रभावित हुई, आपका इनकम है। आपने ये पैसा किसी से ना तो पहले लेना था, ना आप लेने के बाद वापस देना है, ये पैसा आपका है, तो ये इनकम है आपके लिए। प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करोगे तभी क्लैरिटी आएगी। और जो बच्चे प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं उन्हें नुकसान होता है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान दें, ठीक है। चलिए, तो कैश आपका क्या है बेटा, एसेट है, और ये बढ़ा है तो क्या होगा, डेबिट। इनकम तो आपके लिए इनकम ही है, और इनकम बढ़ती है तो क्या करते हैं बताओ, इनकम बढ़ती है तो नहीं पता क्या क्या करते हैं, क्रेडिट। क्रेडिट करते हैं, ठीक है। तो कैश डेबिट होगा, और इनकम का नाम क्या है यहाँ पे, कमीशन। तो नाम, अकाउंट नाम से बनता है, उसके नाम पे, कमीशन के नाम पे। चलिए आइए एंट्री करें इसकी, 200 रुपए का कमीशन मिला हमें, पैसा आया है यानी कैश डेबिट हुआ है। 2, 200, 200 नरेशन। कमीशन रिसीव्ड इन कैश, बताइए आई समझ में बात या नहीं आई। अगला सुनिए, ये फोर्थ जो है, कहता है पेड इनटू बैंक। पेड इनटू बैंक का मतलब क्या हो सकता है, डिपॉजिटेड,
इनटू बैंक, पेड मतलब जमा कराया आपने बैंक में, फॉर ओपनिंग करंट अकाउंट, यानी करंट अकाउंट यानी आपको एक बैंक अकाउंट खुलवाना था। आप लोगों को पता है बैंक अकाउंट खुलवाना होता है तो बैंक आज के समय कहता है एक मिनिमम डिपॉजिट रखना पड़ता है, ठीक है, जिसे मिनिमम क्वार्टरली बैलेंस भी कहा जाता है आगे, यानी हर समय आपके खाते में लगभग 2,000, अलग अलग बैंक के अलग अलग चार्जेस है, प्राइवेट बैंक के चार्जेस ज्यादा अमाउंट होता है, ये आपका पैसा ही होता है। जिस दिन आप बैंक बंद करेंगे, अकाउंट बंद करेंगे, बैंक नहीं बंद करना, कोई बैंक बंद करवा दें आप, जिस दिन आप अपना अकाउंट बंद करवाएंगे बैंक में, उस दिन ये पैसा आपका वापस मिल जाएगा। आपको निकालने को पहले भी निकाल सकते हो, बट अगर मेंटेन नहीं करोगे ना इस बैलेंस को तो पेनल्टी लगेगी, ठीक है, इसलिए लोग मेंटेन करते हैं इस बैलेंस को। 2,000, 5,000, 10,000 इस तरह से होता है, ठीक है। चलिए, तो आपने क्या किया इस एंट्री में, आपने बैंक में पैसा डाल दिया, तो बैंक का आपके अकाउंट के बैंक अकाउंट में आपका पैसा क्या होगा, बढ़ जाएगा। और कैश से निकाल के डाला है तो कैश आपका घट जाएगा, ठीक है। दोनों ही एसेट हैं, ये बढ़ा है तो डेबिट होगा और ये घटा है तो क्रेडिट होगा। बताइए, ये बात समझ में आती है? जवाब दीजिए बेटा। क्या बात क्लियर है मेरी, मैंने जो कही? रिपीट करना। रिपीट करूं, सुनिए। मैंने कहा बैंक में हमने पैसा जमा कराया, तो पैसा कहां से जमा कराएंगे, अपने कैश काउंटर से निकालेंगे, क्योंकि जो भी ट्रांजेक्शन हो रही है कहां हो रही है, बिजनेस में हो रही है। तो आपने कैश से पैसा निकाल के बैंक में डाल दिया, तो बैंक का बैलेंस बढ़ गया नहीं बढ़ गया, इंक्रीज हो गया। और वहीं कैश का बैलेंस क्या हो गया, कैश का बैलेंस आपका डिक्रीज हो गया। बताओ हितेशी बेटा, अब दोनों ही एसेट हैं, तो ये जो बढ़ा है एसेट वो डेबिट होगा, और जो एसेट घट गया, कम हो गया, वो क्रेडिट होगा। बताइए तीसरी बेटा, समझ में आई क्या बात मेरी? बेटा मैं वेट कर रहा हूं आपके आंसर्स का। यस सर। ठीक है, और बाकी तीसरी वगैरह को भी समझ में आया क्या ये बात? ठीक है ना, फॉर्मेट्स पे ध्यान दो, समझने पे ध्यान दो, दोनों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो इसकी एंट्री कर दें हम लोग अब, आइए एंट्री करें। फोर्थ की एंट्री क्या होगी देखें। पैसा बैंक में गया है तो बैंक का बैलेंस बढ़ गया, बैंक में ही आपका ही अकाउंट है, बैंक में, बैंक को नहीं दे दिया, आपके बैंक में आपका अकाउंट है, उसमें पैसा डाला है, इसलिए आपका एसेट है, बाद में मिलेगा आपको ये। कितना जमा कराया था मैंने, अमाउंट ध्यान नहीं मुझे। 25,000, 25,000 रुपये जमा कराया। ठीक है बेटा, चलिए नरेशन क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट ओपन बाय डिपॉजिटिंग कैश, आपने कैश जमा कराकर बैंक अकाउंट खोल लिया, ठीक है। चलिए आइए अगला देखिए, हमारे पास और भी है ट्रांजेक्शन, एक आध उसने पूछी है बच्ची ने। ये फिफ्थ, कहता है गुड्स परचेज्ड एंड पेमेंट मेड बाय चेक, गुड्स खरीदे हैं, गुड्स खरीदे हैं, तो आपको मैंने बताया हुआ है गुड्स खरीदते हैं तो कौन से अकाउंट में आते हैं, बताइए नेहा। गुड्स खरीदेंगे तो किस अकाउंट में डालोगे बेटा, या कौन सा अकाउंट यूज करते हैं जब हम गुड्स खरीदते हैं, बताइए नेहा। नेहा का जवाब नहीं आ रहा है, जानवी जवाब दे रही थी, वो रुक गई इसीलिए, ठीक है। नेहा जवाब दे रहे हैं आप?
चलो इतिश्री आप बताओ बेटा। इतिश्री का भी जवाब नहीं आया। हर्षित आप बताओ। सर परचेज अकाउंट। बिल्कुल, परचेज अकाउंट में डालेंगे, शाबाश। तो आपने गुड्स खरीदे हैं तो परचेज अकाउंट, एक तो परचेज अकाउंट आ गया आपका, परचेज अकाउंट आ गया। और परचेज का नेचर क्या है? एक्सपेंस, अमेरिकन सिस्टम के हिसाब से। परचेजेस आपके बढ़े हैं और आपने पेमेंट चेक से की, यानी आपके बैंक का बैलेंस घट गया, क्योंकि चेक से पैसा कहां से कटता है? बैंक खाते से कटेगा। तो बैंक अकाउंट जो है आपका है, उसका बैलेंस घट गया। ठीक है, चलिए। और बैंक आपका क्या था? एसेट है। चलो रूल अप्लाई कर दो फटाफट से। सर जब एसेट घटता है तो क्या करते हैं? बोलो क्या लिखूं? डेबिट या क्रेडिट? क्रेडिट। बैंक एसेट है, जब घटेगा तो क्रेडिट करेंगे। और खर्चा जब बढ़ता है तो क्या करते हैं? डेबिट। डेबिट। बिल्कुल। चलिए, तो एंट्री क्या हो जाएगी? परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक। अमाउंट है 10,000 रुपए। परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक, अमाउंट 10,000 रुपीज। और हमारे पास जो है नरेशन क्या आ गई? गुड्स परचेज्ड एंड पेड बाय चेक। पेमेंट कैसे कर दी? चेक से पेमेंट कर दी। बताइए, यहां तक के डाउट्स पूछ लीजिए जी, आप लोगों के जो भी डाउट हो। फिर मुझे एक बच्चे ने और भेजा हुआ था कोई क्वेरीज, मैं वो देख लेता हूँ। बाकी बच्चों ने नहीं भेजा, देखो 2 बच्चों ने भेजा मुझे, बाकियों ने नहीं भेजा, पता नहीं क्यों नहीं भेजा। ये लीजिए जी, अगला जो मुझे क्वेश्चन भेजा हुआ है मैं दिखाता हूं आप लोगों को। ये लीजिए देखिए, ये कुछ क्वेरीज हैं जो बच्चे ने मुझे भेजी हैं, वन बाय वन देखते हैं। इमेज क्लियर है क्या? दिख रहा है आप लोगों को? मैं रीड भी कर दूंगा एक क्या लिखा है। इन्होंने मुझे 1 2 3 एंड 4 4 भेजे हैं। मैंने 4 4 ही बोला था शायद, इसलिए 4 4 भेजे हैं बच्चों ने, इन्होंने। ठीक है, आप आंसर नहीं भेजिए, कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन भेज दीजिए मुझे। ठीक है, इन पे डिस्कशन करना है। सबसे पहले इस पर बात करें। हमारे पास जो पहला है, कहता है गोपाल सोल्ड गुड्स टू अस। अस मतलब हमें। अगर उसने बेचा है, सो व्हाट वी हैव डन, व्हाट वी हैव डन, क्योंकि हमें तो अपने, हाँ, हमें तो अपने यहाँ करना है, अपने यहाँ क्या हुआ वो देखना है। ठीक है, आंसर क्या होगा? वी हैव परचेज्ड द गुड्स। ठीक है बेटा, अगर उसने बेचा है तो हमने तो खरीदा है। और खरीदने की एंट्री ये अभी अभी की है हमने, परचेज। आप परचेज करते हैं, अगर बैंक से पेमेंट कर रहे हैं तो बैंक आ जाएगा, और कैश से पेमेंट करेंगे तो बैंक की जगह पर कैश क्रेडिट हो जाएगा। बताइए, बात क्लियर है क्या ये सभी को? एंट्री क्या हो जाएगी यहां पर? एंट्री चलो मैं यहां कर देता हूं। परचेज अकाउंट
डेबिट टू क्रेडिट क्या होगा, मान लेते हैं कुछ भी नहीं बोला तो कैश में बिक गया मानूंगा, और इधर अमाउंट आ जाएंगी दोनों की। बताइए क्या सहमत है मेरी बात से आप लोग? मैं वेट कर रहा हूं आपके आंसर्स का। समझ में आई क्या बेटा बात ये? यस सर। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं यहां से। ठीक है, चलिए आगे चले यहां से हम लोग। अगला देखिए, और नरेशन भी लिखनी थी इसकी। नरेशन क्या लिखेंगे इसमें यहाँ पे? गुड्स, क्योंकि परचेज अकाउंट में गुड्स ही खरीदे होंगे। गुड्स परचेज्ड फॉर कैश, नगद में खरीदा हमने। ठीक है, नरेशन थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकती है, जरूरी नहीं है यही लैंग्वेज हो, आप अलग भी लिख सकते थे। आप लिख सकते थे परचेज गुड्स फॉर कैश भी लिख सकते थे। ठीक है, या कैश पेड फॉर गुड्स परचेज्ड भी लिख सकते थे, ऐसा कुछ भी नहीं है, फिक्स नहीं है, यही होगा नरेशन। ये तो एक बस लेमैन को, जो व्यक्ति अकाउंटिंग नहीं समझता, उसके लिए लिखी जाती है, ताकि वो समझ पाए कि इसका मतलब क्या है इस ट्रांजेक्शन का। ठीक है, आइए इसके बाद हमारे पास ये सेकंड ट्रांजैक्शन, सेकंड है, क्या कहता है? पेड, यानी पेड यानी पैसा गया फॉर, ये क्या लिखा है फॉर, ये क्या सीमेंट है शायद, है ना? ये वर्ड सीमेंट है बेटा अर्पित। सीमेंट 10,000 रुपए पे किए, फॉर टिम्बर, एंड फॉर टिम्बर 5,000। नो सर, ये 20,000 सीमेंट के लिए, 10,000 टिम्बर के लिए और ओहो, 5,000 अच्छा के अच्छा, लिए। 20,000, हाँ हाँ, मतलब है वर्ड सीमेंट ना, ये ठीक है, बिल्कुल ऐसा है। और 10,000 टिम्बर के लिए दिए हैं, और 5,000 एज वेजेस फॉर बिल्डिंग। एक बात समझो, ये बिल्डिंग बनाने में काम लगेगा। मैंने कल आप लोगों को एक बात बताई थी, आप सुनना सारे बच्चे, कल नहीं शायद एक दो दिन पहले बताया होगा। मैंने बताया था किसी एसेट को रेडी टू यूज बनाने के, एसेट्स, एसेट को डेवलप करने क्रिएट करने के लिए जो भी एक्सपेंसेस आप करते हैं, जो भी आप एक्सपेंस करते हैं वो क्या होते हैं? वो कैपिटलाइज होते हैं। उन्हें क्या किया जाता है बेटा? कैपिटलाइज किया जाता है। सर कैपिटलाइज नहीं समझे? कैपिटलाइज मींस उन्हें एसेट की कॉस्ट में ऐड कर दिया जाता है। एसेट की कॉस्ट में, कॉस्ट यानी वैल्यू में ऐड कर देते हैं। अब आपने देखिए यहां पे, आपने एक बिल्डिंग बन रही है, बिल्डिंग बनाने के लिए आपको टिम्बर लगा, कुछ सीमेंट भी चाहिए आपको, और आपने कहा कुछ वेजेस भी दिए। मकान बन रहा है, बिल्डिंग बन रही है, तो वेजेस तो लगेंगी। तो कितना कितना अमाउंट था इनका? सीमेंट का 20, 10 टिम्बर और 5 वेजेस। चलिए 20, 10 और 5,000।
तो इन तीनों के लिए अब आप सीमेंट का या टिम्बर का या वेजेस का अकाउंट नहीं बनाएंगे। ये तीनों किसकी कॉस्ट में जाएंगे? बिल्डिंग की कॉस्ट में, क्योंकि बिल्डिंग बन रही है इससे। क्योंकि ये जो वेजेस पे कर रहे हैं, इनका फायदा आज नहीं होगा, ये वेजेस बिल्डिंग बनाने के लिए पे की गई हैं, तो इनका फायदा लंबे समय तक होगा हम लोगों को। ठीक है, बात समझ में आई बेटा? तो एंट्री क्या करेंगे आप? इनका टोटल अमाउंट कितना होता है? 35,000। ठीक है, तो आप एंट्री क्या करेंगे बेटा? पेमेंट तो हो गई, तो इसके लिए एंट्री जो है ये सेकंड है शायद, है ना? फर्स्ट हमने किया था, हाँ, बिल्डिंग। अभी ना बिल्डिंग बनकर तैयार नहीं हुई, तो आप एक नाम रख सकते हैं इसका, बिल्डिंग WIP। और चाहे बिल्डिंग भी रख दो तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बिल्डिंग WIP भी बिल्डिंग में जाता है। बताइए जी। अच्छा, ये WIP क्या है मैं बताऊं आपको? सुनिए, WIP क्या होता है। आप लोग कई बार रोड क्रॉस कर रहे होते हैं ना, रोड पर जा रहे होते हैं, देखते हैं तो एक येलो कलर का बोर्ड लगा होता है। येलो कलर का एक बोर्ड लगा होता है, आपने देखा होगा। ठीक है, और उस पे क्या लिखा होता है? वर्क इन प्रोग्रेस। ठीक है, जनरली जहां रोड बन रहा होता है, कोई गड्ढा वगैरह खोद रखा है उन्होंने, काम कर रहे हैं कुछ, ठीक है ना, गवर्नमेंट काम कर रही होती है, चाहे ब्रिज बन रहा हो, रोड बन रहे हो, फ्लाईओवर बन रहा हो, इस तरह का बोर्ड मिलता है आपको। वो लगा कर रखते हैं इस तरह की बोर्ड चारों तरफ। देखा है आप लोगों ने बोर्ड? यस इस, सर। है ना? तो ये बोर्ड लगा होता है, ये क्यों लगा होता है? इसका मतलब ही है वर्क इन प्रोग्रेस, कार्य प्रगति पर है। ठीक है, काम चल रहा है, रेडी नहीं है, नॉट येट कंप्लीटेड, नॉट येट कंप्लीटेड। तो इस जो ये काम चल रहा है, इस किसी पर्टिकुलर रोड बन रहा है, ब्रिज बन रहा है, बिल्डिंग बन रही है, तो अभी जो भी खर्चा होगा इस बिल्डिंग के लिए होगा, सारा इसमें आएगा, इस काम पे जो भी खर्चा लगेगा इस पर्टिकुलर अकाउंट के लिए लगेगा। तो ठीक है, तो शुरू में हम जब तक वो बन रहा है ना, अभी बनकर तैयार नहीं हुआ, जब तक हम उसे समझने के लिए, अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए रख लेते हैं, WIP में रख लेते हैं, ये नाम रख लेते हैं। उसके बाद में उसका नाम चेंज करके क्या कर देते हैं? बिल्डिंग अकाउंट कर देते हैं, या और भी जो कोई एसेट बन रहा है तो उसका नाम बदल के वो रख देते हैं। ये हिंट देता है कि अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी ये काम चल रहा है। ठीक है, ये क्लियर हुई बात? नरेशन क्या लिखेंगे? सीमेंट, टिम्बर, वेजेस etc paid for building construction। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन चल रही है और इनका हमने पेमेंट किया। अलग अलग करने की जरूरत भी नहीं, एक साथ भी दिखा सकते हो, क्योंकि अलग अलग तो बिल में लिखा होगा, बिल देख सकते हैं। बताइए, यहां तक क्लियर है क्या? कोई डाउट हो आप लोगों का तो पूछिए। बोलिए बच्चे, कोई डाउट है क्या किसी का? नहीं है क्या किसी का भी कोई डाउट? आगे चल सकते हैं।
यस सर। चलिए आगे चलते हैं यहां से हम लोग। अगला हमारे पास क्या है ये देखें। अगला है, अब ध्यान देना है, मैं स्क्रीन थोड़ा और जूम कर देता हूं, आप लोगों को विजिबिलिटी आए थोड़ी सी। ठीक है, ये फोर्थ पॉइंट है, नहीं सॉरी थर्ड है। ये कहता है कपिल हु ओड अस। अब कई बच्चे कहते हैं सर हमारी इंग्लिश ना थोड़ी सी बेकार हो जाती है, कई बार हम समझ नहीं पाते इसका मतलब क्या है। तो मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, मतलब यहाँ हमने उससे पैसा लेना है या उसने हमें देना है, तो एक ही बात हो गई। ऐसा कह सकते हैं हमने लेना है या हमने देना है उसको पैसा। ठीक है, हमें समझ नहीं आ रहा, कई बच्चों को ऐसा लगता है कि सर ये बात क्लियर नहीं हुई, थोड़ा सा ना लैंग्वेज प्रॉब्लम था, नहीं समझ पाया, मैं क्या करूं। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, रुको मत, आगे पढ़ो उसको, आगे हिंट मिलेगा। तो इतनी सी तो बात तो है, कपिल है और कुछ 20,000 रुपए की बात चल रही है। कपिल और 20,000 रुपए की कोई बात है। आगे सुनिए, ये मुझे भी नहीं पता, लेट्स सपोज मुझे भी नहीं पता ये लेना है या देना है। बिकम इंसॉल्वेंट, इंसॉल्वेंट हो गया, वो डूब गया, दिवालिया हो गया, बैंकरप्ट हो गया, कुछ भी नहीं है उसके पास देने का, कुछ भी नहीं बचा देने के लिए। एंड नथिंग इज रिसीव्ड, और कुछ भी नहीं मिल पाया फ्रॉम हिज स्टेट, फ्रॉम हिज स्टेट, कुछ भी नहीं मिल पाया उससे। तो अब बताओ ये पैसा उससे लेना था या देना था। जानवी नहीं बताना, बाकी बच्चे बताएंगे। सोचकर बताओ, ये पैसा कपिल से हमने लेना था या उसको देना था। क्या कहना चाह रहा होगा ये। इतिश्री, इतिश्री के बाद हमारे पास और कौन है। माही, माही बेटा आवाज आ रही है मेरी। पता नहीं तुम लोग जवाब क्यों नहीं देते, समझ नहीं आता। अच्छा, नेहा बेटा समझ में आया, पैसा लेना है या देना है हमने, मतलब लेना था या देना था, ये बताना है कपिल को। सोच के जवाब दो। नेहा, जानवी कह रही है मैं बताना चाहती हूँ। ठीक है, जानवी का सर मुझे पता है हाँ मुस्कान बोलो बेटा। लेना था। हाँ लेना था, बिल्कुल बात क्लियर है। इनको पता नहीं क्यों नहीं बोलते हैं। ऐसा तो नहीं है यहाँ पे, मतलब स्कूल वालों ने ऐसा कह रखा हो कि भाई जो जो बच्चे जवाब देंगे उनको फीस ज्यादा देनी पड़ेगी, ऐसा तो नहीं है। पता नहीं कुछ कारण लगता है, कुछ बच्चे बोलते ही नहीं है। और ऐसा नहीं है उनके पास आवाज नहीं आ रही है, ऐसा कुछ प्रॉब्लम है। ठीक है, पता नहीं क्यों अपने आप को कमजोर समझते हैं हम। ठीक है, देखो जीतता वही है जो दौड़ता है। ठीक है, अगर आप पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे तो फिर देखो आप अपना नुकसान करते हैं, मत करो ऐसा प्लीज। सभी के लिए, आप सारे अच्छे बच्चे हैं और हम चाहते हैं सभी आगे बढ़े। आप खामा क्यों चाहते हैं पीछे रहना, पीछे नहीं रहना है। ठीक है, मुस्कान ने देखो जानवी का अभी भी हाथ ऑन, मुझे पता है जानवी का तो आंसर पता है, वो मेहनत करती है, जानवी है, श्रेया है, नेहा भी मेहनत करती है, पर नेहा ने पता नहीं जवाब क्यों नहीं दिया। ठीक है, नेहा आवाज नहीं आ रही क्या बेटा हमारी। शायद कुछ टेक्निकल इशू होगा, अभी आगे चलते हैं। सर स्टेट मीनिंग क्या है यहाँ पर। स्टेट मतलब उसकी संपत्ति से, जैसे आपने कई बार बोर्ड देखा होता है ना, मतलब कोई व्यक्ति अपने यहाँ बोर्ड लगा देते हैं, मतलब स्टेट ऑफ, स्टेट ऑफ मिस्टर धनपत राय। ठीक है ना, स्टेट, स्टेट का मतलब यहाँ प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी या एसेट कह सकते हो। क्योंकि भाई वो पैसा नहीं दे पा रहा है तो क्या करते हैं हम उनका, मतलब उनका मकान वकान कुछ बेच के पैसा रिकवर करवाते। पर कुछ कहता है मिल ही नहीं पाया, कुछ था बचा ही नहीं बेचारे के पास, सब खत्म। ठीक है जानवी बेटा, यस सर। ठीक है, चलिए।
तो पूछना है, जैसे मन में डाउट नहीं रहना चाहिए। पता नहीं हमारे बच्चे क्यों नहीं पूछते हैं सभी, मेरा तो मन ही नहीं लगता। आप मुझे कभी पढ़ाना या मुझे अपनी क्लास में बिठा लेना कभी, जो सब्जेक्ट मेरा नहीं हो, जैसे मेरे को केवल अकाउंट्स आता है, तो मुझे बाकी किसी क्लास में बिठा देना, या तो टीचर मुझे भगा देगा या मुझे समझाएगा, ठीक है। क्योंकि 10वीं तक मुझे बुरी आदत थी, मैं पूछता नहीं था और मुझे कुछ समझ में ही नहीं आता था, मैं रटता रहता था। 11th से मैंने थोड़ा पढ़ना शुरू किया, ध्यान देना शुरू किया चीज़ों पर, और मुझे एक बात समझ में आई कि गलती हमारी है कि हम नहीं पूछते। टीचर की गलती नहीं है। टीचर को कब पता लगेगा? अगर आप पूछेंगे ही नहीं तो उसे नहीं पता लगेगा कि आपको समझ में आया या नहीं आया। तो आप पूछते हैं तो पता लगता है कि बच्चे का फिलहाल क्या लेवल चल रहा है, उसको कहाँ सहायता चाहिए, ठीक है। ये जैसे डॉक्टर वाली बात होती है ना, डॉक्टर को आप बताएंगे नहीं आपको समस्या क्या है, आपको पेट में दर्द है या और सिर में दर्द है, तो उसको दवाई कैसे देगा, या बुखार है तो किस चीज की दवाई देगा आपको, ठीक है। समझे ना? तो पूछना है। अच्छा, इसकी एंट्री क्या करेंगे? तो सारा पैसा डूब गया, कपिल से हमने 20,000 लेना था और ये सारा पैसा डूब गया, तो अब क्या करें? समस्या हो गई है, तो पैसा डूब गया तो दिक्कत हो गई ना। बताइए, नुकसान हो गया ना, नुकसान हुआ नहीं हुआ? किसका हुआ नुकसान? बताइए। हमारा, यानी बिजनेस का नुकसान हो गया। तो सर जब पैसा डूब जाता है, आपने किसी से पैसा लेना है और डूब जाता है, तो आप उस खर्चे, उस नुकसान का क्या नाम देते हैं? बैड डेट। याद है हमने नाम सुना था ये, यस सर। बैड डेट। और जिन बच्चों को ऐसा लग रहा हो याद नहीं रहा, तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी आपने एक दो बार ही तो पढ़ा है इसको। धीरे धीरे आप इन शब्दों को इतना आसानी से समझ पाएंगे बाद में। तो अभी नई चीजें हैं, पर आप प्रैक्टिस करते रहिए, साथ चलते रहिए। बैड डेट हो गए, कितने का नुकसान हो गया? 20,000 का। नुकसान क्यों हुआ? क्योंकि अब कपिल से कुछ नहीं मिलेगा। तो कपिल को जो आपने बुक्स में डेटर बना रखा होगा ना, तो डेटर खत्म हो गया, एसेट खत्म हो गया। तो एसेट खत्म होगा तो क्या होगा? क्रेडिट होगा। तो बैड डेट टू कपिल। अमाउंट owed from Kapil could not be recovered। ठीक है, चलिए, जो पैसा है उससे रिकवर नहीं हो पाया, नुकसान हो गया जी हमारा, ठीक है। क्लियर है ये बात? सर इसमें नरेशन लिख सकते हैं, बैड डेट बाय कपिल। हाँ बिल्कुल, ऐसा भी लिख सकते हैं, बैड डेट ड्यू टू नॉन रिसीट ऑफ पेमेंट, ठीक है, ऐसा भी लिख सकते हैं। या कपिल बिकेम इंसॉल्वेंट एन अमाउंट कुड नॉट बी रिकवर फ्रॉम हिम, कुछ भी लिख सकते हो, बस बात समझ में आ जाए वहां। तो वहां का पर्पस ये है, एक्चुअली नरेशन का पर्पस मैंने बताया क्या है। नरेशन का पर्पस आपके लिए और मेरे लिए नहीं है, कॉमर्स के लिए, यानी अकाउंट जिसको समझ में आता है उसके लिए नहीं है। जिस व्यक्ति को अकाउंट समझ नहीं आता क्या है ये, क्या इस एंट्री जो लिखी है इसका मतलब क्या है, उन लोगों के लिए लिख दिया हमने, और हमें भी कई बार ये हेल्प करती है। तो मेरा मानना तो है लेमैन के लिए लिख रहे हैं आप इसको, ठीक है, या और फर्दर अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख रहे हैं। बताइए, क्लियर है ना ये पॉइंट, थर्ड वाला? यस सर। अब फोर्थ पॉइंट पर आते हैं। कहता है परचेज्ड ओल्ड मशीन, एक ओल्ड मशीनरी खरीदी आपने, ₹20,000, 20 है या 110 है, 20 मान लेते हैं, लेट्स सपोज 20,000, एंड स्पेंड 2,500 ऑन इमीडिएट रिपेयर एंड अगेन नेक्स्ट ईयर फॉर रिपेयर। कहता है तुरंत हमने कितने पे किए? 2,500, किसके लिए? रिपेयर के लिए। और फिर अगले साल और पे किए हैं 2,500 रुपए। तो क्या करोगे? मैंने आपको बताया था फर्स्ट टाइम जब आप कोई पेमेंट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू
with respect to bring या make an asset ready for use. इसको क्या किया जाता है? कैपिटलाइज किया जाता है. कैपिटलाइज करने का मतलब समझ आए ना, उसे कॉस्ट में ऐड कर दिया जाएगा. दैट इज एडेड टू कॉस्ट ऑफ एसेट. फर्स्ट टाइम, पहली बार फर्स्ट टाइम करते हैं. और वो भी क्यों करते हैं? ताकि उसे यूज, रेडी टू यूज बना पाए. ऑब्जेक्टिव क्या होता है? उसे रेडी टू यूज बनाना है, इसलिए किया है. उसके बाद कभी भी आगे खर्चा करेंगे तो वो उसमें कॉस्ट में ऐड नहीं होगा. तो जो पहली बार जो है आपने जो पेमेंट की, उसकी एंट्री कैसे करेंगे आप कहेंगे पहली बार तो जो पैसा लगा है ना, वो बिल्डिंग अकाउंट में जाएगा. कितना जाएगा बिल्डिंग अकाउंट में? 20 और 2500, 22,500. पहले ईयर में तो एंट्री क्या करेंगे? ये करेंगे. और अगले साल एसेट यूज में है, फिर कुछ रिपेयर कराना पड़ गया आपको. बिल्डिंग, अच्छा मशीनरी थी, सॉरी मैं भूल गया, किसी ने बताया नहीं, मशीनरी थी. एग्जाम्पल में ना हमारे पास मशीनरी थी. मशीनरी, अगले साल मशीनरी में फिर कुछ रिपेयर कराया, तो अगले साल मतलब पहली बार के बाद जब भी कभी खर्चा करेंगे और वो अगर उसकी इंप्रूवमेंट नहीं कर रहा, जैसी पहले थी मशीन उससे ज्यादा कुछ अच्छा नहीं कर देता, तो उसकी कॉस्ट में ऐड नहीं होता. वो उसे क्या करते हैं हम लोग? उसे हम लोग खर्चा मान लेते हैं. ठीक है, तो अगली बार ये क्या कहलाएगा? अगली बार जो 2500 रुपए पे किए आपने, रिपेयर्स अकाउंट डेबिट टू, पैसा तो गया है, सवाल ये था वो ऐड कहां होगा? कॉस्ट में ऐड होगा या क्या किया जाएगा? उसका सवाल ये था. ठीक है, तो क्या समझ में आया आपको ये वाला पॉइंट भी? ये बताइए नेक्स्ट ईयर क्या करना है और करंट ईयर में क्या करना है, बताइए बेटा. कोई डाउट क्वेरी है यहां तक आप मुझसे पूछ सकते हैं. और मैं इस चैप्टर को मंडे लास्ट कराऊंगा, इसके बाद मैं आपको इस चैप्टर से आगे लेकर जाऊंगा. पर ध्यान रखिएगा, जो मैं अगले चैप्टर में लेकर जाऊंगा ना आप लोगों को, यानी ट्यूसडे को, तो ट्यूसडे को मैं इसी चैप्टर के हेल्प से लेके जाने वाला हूं आपको. ठीक है, तो वहां पे यही चैप्टर चल रहा होगा, इसके हेल्प से ही मैं आपको अगला चैप्टर यानी लेजर कराऊंगा. ध्यान रहे ये, तो इस चैप्टर को छोड़ना नहीं है. चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं कहता हूं आपकी पूरी बुक में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है. समझ के करें तब, रट के नहीं करना है. ठीक है, और कोई डाउट क्वेरीज है यहाँ पे आपकी तो मुझे बताइए एक बार, प्लीज बताइए, मैं वेट कर सर रहा हूँ. कोई हाँ जानवी बोलिए बेटा. सर जैसे कोई प्रॉपर्टी हमने बेच दी तो उसकी एक बार जर्नल एंट्री करवा दो. प्रॉपर्टी बेच दी, एसेट बेच दी आपने, एसेट बेची तो क्या आया होगा आपके पास? मान लो कोई प्रॉपर्टी बेच दी यानी सोल्ड. प्रॉपर्टी से मेरा मतलब शायद आप एसेट बेचवाना चाह रहे हैं ना, सोल्ड एसेट. यस सर. ठीक है, एसेट बेची तो क्या हुआ? एसेट बेची, सेल से आपके पास क्या आया? कैश आया. और एसेट बेची तो एसेट गई, गॉन. एसेट गई हमारे यहां से, तो दो अकाउंट इन्वॉल्व हुए, कैश और एसेट. एसेट कम हो रहा है तो क्रेडिट हो जाएगा, कैश बढ़ रहा है तो डेबिट हो जाएगा. तो कैश टू एसेट रिवर्स एंट्री होगी. जो परचेज पे एंट्री हुई थी ना, परचेज ऑफ एसेट, उसका रिवर्स कर दो, सेल की एंट्री होगी. ठीक है ना, एसेट के अकाउंट में ही रहेगा वो, क्योंकि एसेट बेचना सेल्स नहीं है. सेल्स कब होता? जब मैं बोलता सोल्ड गुड्स. सोल्ड के साथ में गुड्स इंपॉर्टेंट था. ये होता तो मैं सेल्स अकाउंट रखता. मैं क्या रखता कि सेल से कैश आया और गुड्स थे, इसलिए मैंने सेल्स अकाउंट यूज कर लिया. यहां तो एसेट का अकाउंट ही आएगा. बताइए क्या क्लियर है ये बात?
यस सर। और कोई डाउट हो किसी बच्चे का तो पूछ सकता है मुझसे, नहीं तो फिर हम क्लास को एंड करेंगे और अगले क्लास में मिलेंगे आप लोगों से। बताइए जी।